नमस्कार दोस्तों। आज दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का ये 11 मार्च 2024 का न्यूज है। दोस्तों पेपर में देखिए, सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी आप करते हैं तो पेपर पढ़ने का क्या मकसद होता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ऐसे नहीं कि आप मसाला खबर पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मेन इम्पोर्टेंट यही रखता है कि आपको पढ़ना क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या पढ़ना है आपको और क्या छोड़ना है। अगर आप ये समझ गए तो बस यही चीज़ आपको समझना है कि हर कुछ ऐसे नहीं कि पढ़ने लगे पेपर को उठा के कुछ भी। जैसे द हिंदू है तो द हिंदू का एडिटोरियल खाली पढ़ लीजिए, आता है अब हिंदी में तो काम कर जाता है। देख लीजिए आज का प्रतिनिधि हमारा चयन करेगा। देखिए 4 गुना बढ़ गई लोकसभा उम्मीदवारों की संख्या और 1952 से 2019 के बीच 1952 से 2019 के बीच 1874 से हो गई है 8039। ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। 3 गुना प्रतिनिधित्व निर्वाचन क्षेत्र औसतन उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हो गई। पहले कितना था 4.67 से बढ़कर अब 14.8 हो गई है। राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है, अभी हो चुकी है। कभी कभी भी महासमर 2024 का घोषणा हो सकता है। सभी राजनीतिक अपने उम्मीदवारों को चयनित करने में जुटे हुए हैं। देखिए हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं। मतदाता निभाए अपनी जिम्मेदारी से बात है। लोकतंत्र जनप्रतिनिधित्व नहीं, मतदाता सबसे ऊपर होता है। लोकतंत्र में मतदाता सबसे ऊपर मतदाता को ही रखा गया है। देखते हैं आपके यहाँ जाते होंगे विधायक साहब चाहे एमपी साहब, तो 5 साल में एक ही बार वो दर्शन देते जब चुनाव रहता है। उसके बाद तो कहाँ आप देख पाइएगा उसको। उसके बाद आप ही के वोट लेके आराम से संसद में बैठ के एकदम से गप छोड़ते रहते हैं। देखते हैं यही होता है। समझ अनुरूप व्यवहार करना, तभी सभी लोकतंत्र मजबूत होगा। जनता को जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र हित की ध्यान में रखकर मतदान करना होगा, तभी वह राजनीतिक दल और प्रतिनिधियों की मनमानी पर अंकुश लग पाएगी। सही बात है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि अब धर्म जाति मजहब से उठकर आप मतदान करें, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है। अब हर स्टेट में देखिएगा जाति धर्म की राजनीति हो रही है आज के डेट में, तो इस पर नहीं जाना है। तो पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है आपको ये। अब एक देख लीजिए खबर, आप एक देख लीजिए अमेरिका में कैसे तय होता है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। अमेरिका में कैसे तय होता है, ये भी पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पॉलिटी आईआर मान न लीजिए इसको, उसी से जोड़ के पूछेगा। पीटी में भी इससे क्वेश्चन बना सकता है या मेंस में भी बना सकता है। तो देखिए अमेरिका में कैसे उम्मीदवार चुना जाता है। देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया भारत के आम चुनाव से अलग है। भारत में दोनों बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जिसको भाजपा कहते हैं, प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार घोषणा कर देती है या चुनाव का नतीजे आने के बाद भी कर देती है। जैसे देखिए अभी चुनाव होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी पहले ही भाजपा के मतलब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, लगभग तय ही रहता है। लेकिन कांग्रेस ऐसा अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं किया है। तो इंडिया में कि बाद में भी ये कर सकते हैं उम्मीदवार की घोषणा। लेकिन देखिए अमेरिका में क्या होता है, चुनाव के नतीजे आने के बाद इस पर फैसला होता है भारत में। लेकिन अमेरिका में देख लीजिए, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। यहाँ के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, जैसे यहाँ पे है, इसको भी कलर कर दे रहा हूँ, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक राजनीतिक है। यहाँ पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन को लेकर जनता के बीच जाते हैं। देखिए और दोनों दलों में उम्मीदवार बनने की चाहत रखने वाले लोग हर स्टेट में प्राइमरी काकस इलेक्शन आगे मैं बताऊंगा आपको, में हिस्सा लेते हैं। प्राइमरी और काकस चुनाव में जो जीतता है वह दोनों दलों की ओर से औपचारिक उम्मीदवार बनता है। काकस क्या है देख लीजिए, यहाँ पर दिया भी हुआ है काकस क्या है। तो काकस का आयोजन स्कूल, जिम, टाउन हॉल समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होता है। काकस एक तरह की स्थानीय बैठक है। इसका
आयोजन दोनों प्रमुख राजनीतिक दल करते हैं। आयोजन में होने वाला खर्च भी यही वहन करते हैं। बैठक में पार्टी के पंजीकृत सदस्य जुड़ते हैं और राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन को लेकर समर्थन देने पर बात करते हैं। मतलब जिम हर जगह कुछ काकस के लोग बैठते हैं, उसमें तय होता है, दोनों पार्टी की तरफ से कोई एक उम्मीदवार तय होता है, उसको आगे वोट दिया जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो सिर्फ वोट आप दे दीजिए, बाद में तय होता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसी को बना दिया जाता है। वहाँ बैलेट से भी वोट होता है, हम लोग ईवीएम चल रहा है अभी। तो यहाँ कहीं ना कहीं अच्छा है कि कम से कम जनता के बीच पहले ही जाता है। मान लीजिए किसी को कौन उम्मीदवार बनेगा वो भी जनता ही तय करती है इसका। इंडिया में दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो ठठरी रहे न रहे, लेकिन कुर्सी रहनी चाहिए दोस्तों। एक बात तो तय है इंडिया में, जब तक मरता नहीं है तब तक कुर्सी। अब एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, कुर्सी नहीं छूटता है। देखिए जापान, देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि हम अब देश को सही तरीके से नहीं चला पाएंगे, तो खुद छोड़ देते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं वो, कि अब इस पद के काबिल हम नहीं हैं, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो इस पद से अभी हम फिलहाल नहीं रहता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कतई नहीं देखने को मिलेगा। पता चलता है ठीक से माइक पकड़ नहीं पाते, हाथ थरथराते पर भी कुर्सी के लिए मरते रहते यहाँ पे, चाहे कोई भी पद पे हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे तो राजनीति की चरम पे, कुर्सी का तो लोभ लालच इंडिया में ऐसा है कि वो जानता क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे खाली लोकतंत्र नाम के लिए कह दिया गया है। प्राइमरी क्या है, देखिए काका से अलग प्राइमरी का संचालन नियमित पोलिंग स्टेशन होती है। आमतौर पर इसके लिए स्टेट भुगतान करता है और संचालन राज्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। मतदाता समान तौर पर गोपनीय बैलेट के जरिए अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट करते हैं। प्राइमरी दो तरह की होती है, क्लोज्ड प्राइमरी और केवल, जिसमें केवल पार्टी के पंजीकृत मतदाता हिस्सा लेते हैं। दूसरी है ओपन प्राइमरी, जिसमें किसी भी पार्टी के सदस्य होना जरूरी नहीं है। समावेशी और पारदर्शी क्या होता है, 1970 से पहले डेलीगेट्स का चुनाव कागज के जरिए होता था, लेकिन 1972 में सुधार के बाद से नामांकन प्रक्रिया को ज़्यादा समावेशी और पारदर्शी बनाया गया। इसके बाद ज़्यादातर राज्यों में प्राइमरी को अपनाया गया। कितने अच्छी चीज़ें, देखिए किसी को प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार बनना है तो पहले वो जनता के पास जाएंगे, सब जनता मिलकर किसी व्यक्ति को चुनेगा, उसके बाद फिर उस व्यक्ति का अलग से एक और चुनाव होगा। तो देखिए कितने प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, पहले ही फिक्स हो जाता है कि अच्छे व्यक्ति है कि नहीं, चुना जाए कि नहीं जाए। यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता है, खाली आप चुनाव देते रहिए। एमपी का सांसद जीत के आएगा, किसी को खड़ा कर दिया, सर प्रधानमंत्री हो गए वो। मुख्यमंत्री भी ऐसी बनता है इंडिया में, देख लीजिए आप। जैसे बड़े बड़े यहाँ राजनीतिक दल हैं, किसी राज्य में उसका सरकार बना, पता चला कि किसी को उठा के वहाँ का मुख्यमंत्री बना देता है। यूरोपीय देशों में व्यवस्था क्या, देखिए जर्मनी के पार्टी कार्यकर्ता सीक्रेट बैलेट के जरिए उम्मीदवार चुनते हैं। इसे यहाँ पे 43% प्रतिनिधि आपराधिक रिकॉर्ड वाले नहीं हैं। ब्रिटेन में परंपरा की स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता उम्मीदवार तय करते हैं। उसके बाद अब राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती। उसके बाद तो देख रहे हैं दोस्तों, बंगलोर में एक और नए खतरे घाट, जलपूर्ति की नदियों का महत्व, जल का किल्लत आज भी, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है अपना नहीं रहा है। क्योंकि जो पानी होता है वो तो सारे नदी नाले से होकर बह जाते हैं। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम पूर्ण रूप से अपनाया ही नहीं जाता है कि पानी को जमा करके रख सके।
देखिए दोस्तों, थोड़ा एक खबर, इंटरनेशनली खबर देख लीजिए। इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है नेतन्याहू। किसका कहना है? बाइडन का कहना है, नेतन्याहू का कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला और साथ ही कहा कि इस सब के बाद भी इजराइल को समर्थन जारी रखेगा अमेरिका। इजरायली सरकार से कई मुद्दों पर मतभेद जताने के बाद भी रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधा हमला बोला और कहा कि नेतन्याहू अपने कार्यों से इजराइल की मदद करने की जगह उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कार्य वह गाजा में युद्ध के दौरान कर रहे हैं। इसके बावजूद अमेरिका इजराइल का समर्थन जारी रखेगा। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले पर अमेरिकी रुख में बदलाव नहीं आया है। बाइडन ने कहा नेतन्याहू को गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, पर निर्दोष लोगों की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज्ञात हो, गाजा में आम जनों के मरने पर बढ़ती संख्या पर बाइडन कई बार चिंता जता चुके हैं। जो दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चला था वो अभी तक जारी है। गाजा में रमज़ान के महीने में युद्ध विराम की कोशिश की गई है, तो ये अभी तक चल रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। जरदारी ने पाकिस्तान में 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो ये भी एक खबर है, पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आसिफ अली जरदारी ने रविवार को पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एक दिन पहले शनिवार को देश के सर्वोच्च न्यायालय के लिए हुए चुनाव में वह विजय घोषित हुए और किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने राष्ट्रपति भवन ऐवान ए सदर में 68 वर्षीय जरदारी को शपथ दिलाई। पाकिस्तान के सदाबहार मित्र चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बधाई दी। तब ये भी खबर आप देख लिए। जॉर्जिया में बाइडेन ट्रंप ने एक दूसरे को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। समुद्री क्षेत्रों की निगरानी के लिए मालदीव ने तुर्की से खरीदे ड्रोन। हाल फिलहाल दोस्तों, जो मालदीव है वहाँ पे सरकार मौजू का बना है। जो भारतीय सैनिक थे उसको वहाँ से वापस जाने के लिए कह दिया गया था। इसके बीच मनमुटाव चल रहा था। तो आप देखे थे प्रधानमंत्री, जो भारतीय प्रधानमंत्री थे, वो मालदीव न जाने के लिए अपील किए थे पर्यटक के रूप में। लक्षद्वीप आप जाइए। पीएम मोदी के चलते टला था यूक्रेन पर रूस का परमाणु हमला। पंद्रह महीने में तीसरी बार विश्वास मत हासिल करेंगे नेपाली पीएम प्रचंड। ये भी दोस्तों परेशान है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड इस बार सत्ता में आने के बाद 15 महीने के भीतर तीसरी बार 13 मार्च को संसद में विश्वास हासिल करने की योजना बना रहे हैं। 25 दिसंबर 2022 को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने प्रचंड ने हाल ही में नेपाली कांग्रेस से नाता तोड़ पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली CPN-UML के साथ गठबंधन कर लिया है। मोबादी सेंटर की संसदीय दल की बैठक में 13 मार्च को अपने सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य करने के लिए व्हिप जारी करने का फैसला लिया गया। संसद के निचली सदन प्रतिनिधि सभा के 13 मार्च को सत्र में बैठक बुलाई गई और नेपाली मीडिया के अनुसार नए गठबंधन के पास संसद में 275 सदस्य हैं। अमेरिका में वर्जिनिया में सीनेट ने भारत वंशी पत्रकार की सराहना। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। और खबर तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। इसी तरीके से डेली आपको दैनिक जागरण का जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगा वो आपको करा दिया जाएगा। और द हिंदू का एडिटोरियल लाऊंगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज 2 ही 3 चीज़ इम्पोर्टेंट था जो आपको जानने लायक था। खबर तो ऐसी छाप दिया जाता है। अभी आज चुनावी
चल रही है तो कुछ से कुछ छाप दिया जाता है।